हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और वो किस चीज से मिलकर बना है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, मृत्यु के बाद क्या है, क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है, और अगर है तो एलियंस ने हमसे अब तक संपर्क क्यों नहीं किया। दोस्तों, ऐसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और अनसुलझे सवालों के बारे में आज हम जानेंगे। ब्रह्मांड के इन सबसे बड़े सवालों पे आज रिसर्च जारी है। इन सवालों के ऊपर आज जो भी रिसर्च हो रही है वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ब्रह्मांड के इन सारे सवालों के जवाब से आज आपका परिचय करवाऊंगा। सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। मृत्यु के बाद क्या है। दोस्तों, मौत के बाद क्या है, ये सवाल हम सब ने अपने आप से कभी ना कभी तो पूछा ही होगा, क्योंकि मौत ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सबको एक ना एक दिन फेस करना ही है। मृत्यु के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा और कहा है। दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में अगर आप धर्म से पूछो या साइंस से पूछो, आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो होगा कि मृत्यु संपूर्ण अंत नहीं है। इसके बाद भी कुछ न कुछ घटित होता है, कुछ न कुछ रह जाता है, कुछ न कुछ मौजूद है। अगर हम साइंस की बात करें तो ये पूरा ब्रह्मांड अणु और एनर्जी, इन दो चीजों से मिलकर बना है। आप, मैं, ये ग्रह, सूर्य, तारे, ये सारी की सारी चीजें अणु से मिलकर बनी है। और जो चीजें अणु से मिलकर नहीं बनी है वो एनर्जी से मिलकर बनी है, जैसे कि बिजली, प्रकाश, गति, ऊर्जा, ग्रेविटी वगैरह। और साइंस कहती है कि ना तो अणु का अंत होता है और ना ही एनर्जी का, मतलब कि इन दोनों का सिर्फ परिवर्तन होता है। सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका अंत नहीं होता है। ये दोनों चीजें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए जब हमारा शरीर मर जाता है तो उसमें रही स्थूल एनर्जी उससे अलग हो जाती है और शरीर के सभी अणुओं का विसर्जन हो जाता है। वो अणु कोई अलग रूप ले लेंगे, जैसे कि राख बन जाए, मिट्टी बन जाए, या राख में से कंकल बन जाए, या वो कंकल कोई और रूप ले ले। पर आपके शरीर के अणु संपूर्णतः खत्म नहीं होंगे और वैसे ही आपके शरीर में से निकली एनर्जी भी किसी और रूप में ढल जाएगी। और दोस्तों, सिर्फ शरीर ही नहीं, दुनिया की हर वो चीज जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उन सबका परिवर्तन ही होगा, अंत तो कभी होगा ही नहीं। और दोस्तों, धर्म भी यही कहता है कि मृत्यु के बाद किसी न किसी रूप में हमारा परिवर्तन ही होता है। तो दोस्तों, मृत्यु से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और अगर मृत्यु के बाद लंबी नींद है तो नींद से क्या डरना, हम सोते तो रोज है। ब्लैक होल के अंदर क्या है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में तो हम सब जानते हैं। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना शक्तिशाली होता है कि वो एनर्जी को, यानी कि लाइट को भी उससे परे नहीं जाने देता। इसके भीतर गिरने वाली कोई भी चीज इस हद तक कॉम्प्रेस हो जाती है कि मानो वो गायब ही हो जाती है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल का कोर अनंत रूप से, यानी कि इन्फिनिट लेवल पे छोटा होता जाता है। और आधुनिक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल के सेंटर के पॉइंट के भीतर किसी और दुनिया में, किसी और ब्रह्मांड में जाने का रास्ता भी हो सकता है। ब्लैक होल के भीतर के उस छोर पे व्हाइट होल्स भी हो सकते हैं, या फिर उसके भीतर अनंत शून्यावकाश भी हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा सवाल है जिसे हमने ढूंढ तो लिया, जिसे हमने साबित तो कर लिया, लेकिन उसके भीतर क्या है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन रिसर्च जारी है और ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक बड़ा ही रहस्यमय और रसप्रद विषय है। जनसंख्या विस्फोट कितना खतरनाक है और इसका क्या हल है। दोस्तों, आज से करीब 2000 साल पहले, यानी कि AD 1 में पूरे विश्व की जनसंख्या करीब 17 करोड़ हुआ करती थी। सन 1500 में इस धरती पर इंसानों की आबादी करीब 45 करोड़ थी और सन 1800 आते आते पूरे विश्व की आबादी करीब 1 अरब से भी ज्यादा हो गई। और उसके बाद तो इसमें ड्रामेटिकली इंक्रीजमेंट हुआ है। पूरे विश्व की आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में जहां हजारों साल लग गए, वही वो सिर्फ 124 साल बाद, यानी कि सन 1930 में विश्व की जनसंख्या डबल, यानी कि 2 अरब हो गई और 1960 में 300 करोड़, यानी कि 3 अरब हो गई। उसके बाद तुरंत ही 1974 में विश्व जनसंख्या 400 करोड़ हो गई, 1987 में 5 अरब हो गई और 1999 में 6 अरब के आंकड़े को छू लिया। उसके बाद 2011 में विश्व की जनसंख्या करीब 7 अरब से भी ज्यादा थी और 2019 आते आते ये 7.6 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। हम जितने भूतकाल में बढ़े हैं उससे ज्यादा संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं और हम बाइनरी सिस्टम से बढ़ रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो 2025 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब के पार हो जाएगी। 2040 के पहले पहले हम 9 अरब के आंकड़े को भी छू लेंगे और 2057 आते आते पूरे विश्व की जनसंख्या 10 अरब से भी पार हो जाएगी। दोस्तों, इस बढ़ती हुई आबादी के कारण कई लोग भूखमरी का शिकार हो गए और कई लोग रोजगार से वंचित। इसलिए जनसंख्या का यह बढ़ता हुआ आंकड़ा पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी तो है ही।
फिलहाल तो दोस्तों जनसंख्या को रोकने के लिए हमारा एक वाला ही अभियान चलाना होगा, लेकिन इसके लिए भी सब लोग राजी नहीं है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की टेंशन वैज्ञानिकों को भी सता रही है, इसलिए वो बढ़ी हुई जनसंख्या को इस धरती पे सेटल करने के लिए नए उपाय खोज रहे हैं और अन्य ग्रह पर भी कॉलोनाइजेशन शुरू करने की सोच रहे हैं। वैसे ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन अभी इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। अगला सवाल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों बिग बैंग से लेकर अब तक ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और आज की डेट में वैज्ञानिक इसका डायमीटर 93 अरब प्रकाश वर्ष बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हुई दृश्य ब्रह्मांड की बात, जहां तक रोशनी है और जहां तक हमारी नजर अब तक पहुंची है। लेकिन उसके बाद क्या है? क्या वहां पर अंधकार ही सही, लेकिन कोई अन्य मैटर्स जो हम देख नहीं सकते वो मौजूद होंगे? क्या 93 अरब प्रकाश वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड विस्तृत होगा, या कोई समानांतर ब्रह्मांड, या कोई बहुत सारे अन्य ब्रह्मांड भी होंगे? दोस्तों होने को तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि दृश्य ब्रह्मांड के उस पार क्या है और कितने ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? तो दोस्तों हर कोई वो चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं वो अणु और परमाणु की श्रृंखला से मिलकर बनी है। पर सच बात तो ये है कि यूनिवर्स का 5% से भी कम हिस्सा इन अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। बाकी का पूरा ब्रह्मांड हमें खाली दिखता है, अंधकार और शून्य अवकाश। लेकिन दोस्तों विज्ञान के अनुसार ये खाली विस्तार भी संपूर्ण खाली नहीं है। ब्रह्मांड का ये खाली हिस्सा भी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, और हो सकता है कि ये कोई और अज्ञात चीज से भी मिलकर बना हो। इसके बारे में हम पुख्ता तौर पर तो अभी कुछ नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च अभी जारी है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? माना जाता है कि 3.5 अरब साल पहले इस धरती के केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स में एक अजीब हलचल हुई। कुछ बायोकेमिकल्स का आपस में जुड़ाव हुआ, इसमें कार्बन ने भी एक अहम भूमिका अदा की और इस तरह हमारी धरती पे जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले हुई जीवन की शुरुआत की ये थियरी सर्वमान्य है। यूं कहे कि ये सर्वमान्य इसलिए है क्योंकि इसे चैलेंज कर सके ऐसी कोई सार्थक थियरी अभी तक पुरवार नहीं हुई है। लेकिन ये थियरी भी हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं देती है, जैसे कि डीएनए का क्रिएशन, उसके बाद इस धरती पे रहने वाली सेंसिटिव लाइफ और कुछ इंटेलेक्चुअल लाइफ, इन सभी की उत्पत्ति इस धरती पे कैसे हुई, इसका कोई स्पेसिफिक जवाब आज 50 साल के रिसर्च के बाद भी साइंस के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी पे जीवन समुद्र में होने वाली उल्कापात के द्वारा बाहरी यूनिवर्स से आया था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जीवन ज्वालामुखी के पास के जलाशयों से शुरू हुआ। कई लोग ये भी मानते हैं कि हमें किसी शक्ति ने बनाया है, तो कुछ तो यहाँ तक भी मानते हैं कि हम एलियंस के वंशज हैं। लेकिन वास्तव में इस धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये असल में आज भी कई अनसुलझे सवालों में से एक सवाल है। दोस्तों इस धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारे अलावा भी किसी और प्लेनेट पे, किसी और गैलेक्सी में जीवन की मौजूदगी होगी? दोस्तों इस सवाल का भी कोई प्रैक्टिकल जवाब आज तक हमें नहीं मिला है, लेकिन इसका टेक्निकल जवाब है, और जवाब ये है कि जी हाँ, इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी जीवन का अस्तित्व जरूर होगा। दोस्तों डार्क इक्वेशन ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इसका ये मानना है कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कई और जगहों पर जीवन का अस्तित्व अवश्य होगा। ब्रह्मांड में लाखों ऐसी गैलेक्सीज हैं, करोड़ों ऐसी निहारिकाएं हैं और खरबों ऐसे प्लेनेट हैं जहां पर जीवन की मौजूदगी अवश्य हो सकती है। रशियन साइंटिस्ट कार्दोसेव का भी यही मानना है कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी काफी सारी जगहों पर जीवन की मौजूदगी होगी। हाँ ये हो सकता है कि वो जीव हमसे काफी बिछड़े हो, बहुत ही निम्न स्तर के हो, या ये भी हो सकता है कि वो जीव हमसे बहुत ही उच्च कोटि के हो। दोस्तों कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस पृथ्वी पर वातावरण जीवन के अनुकूलित है, इसलिए हम पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हम यहाँ इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि हमने इस धरती के वातावरण के साथ अनुकूलन बना लिया है। और इसीलिए वो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उसके साथ अनुकूलित होके जीने वाले विपरीत से विपरीत जीवों का अस्तित्व हो सकता है। अगला सवाल है, तो फिर हमसे किसी एलियन ने अब तक संपर्क क्यों नहीं किया? दोस्तों हमारे वैज्ञानिक सालों से ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें 1977 वाले वाव सिग्नल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आज तक कोई भी एलियन सभ्यता हमसे या हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों हम ये संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं, इसके लिए एक उदाहरण को समझते हैं। दोस्तों इसे आसानी से समझने के लिए आप कुछ 10,000 किलोमीटर लंबे एक सर्कुलर हाईवे की कल्पना कीजिए, जिसमें सारा ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में है। इस हाईवे पर सारी गाड़ियों की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस हाईवे पर आपकी भी गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी के नजदीक आसपास कोई और गाड़ी नहीं है, आपको दिख भी नहीं रही है।
अब इस परिस्थिति में मैं आपको ये पूछूं कि इस हाईवे पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं और वो कहां पर है, तो स्वाभाविक है कि आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि कोई भी गाड़ी अपनी स्पीड कम नहीं कर सकती और आप अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकते। इस हालात में इतने लंबे हाईवे पर अगर आपको कोई गाड़ी दिखे तो वो दिखे कैसे? और अब क्योंकि आपको कोई गाड़ी दिख नहीं रही, इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हाईवे पूरा का पूरा खाली है और कोई दूसरी गाड़ी ही नहीं है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में भी हर एक चीज इस तरह अविरत रूप से गति कर रही है। सारी गैलेक्सी भी अपनी जगह से मूव कर रही है और ब्रह्मांड का व्याप बहुत ही बड़ा है। और शायद यही कारण हो सकता है कि अब तक हमसे कोई भी एलियन जीव संपर्क नहीं कर पाया है। अगला सवाल है, क्या समय यात्रा संभव है? तो दोस्तों, इसका सीधा साधा जवाब ये है कि जी हाँ, समय यात्रा संभव है। लेकिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय यात्रा सिर्फ भविष्य में ही संभव है। हम भूतकाल में समय यात्रा नहीं कर सकते। इनफैक्ट दोस्तों, स्पेस में लंबे समय तक रहने वाले हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने तो कुछ माइक्रोसेकंड में फ्यूचर में भविष्य यात्रा कर भी ली है, क्योंकि अंतरिक्ष में समय धीमी गति से बहता है और अंतरिक्ष में हम जितनी फास्ट स्पीड से मूव करेंगे उतना ही समय धीमा बहेगा। और ब्लैक होल के आसपास के उसके इवेंट होराइजन में भी समय बहुत ही धीमा बहता है। तो इस तरह अंतरिक्ष की इन कुछ खास जगहों पर समय हमारी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमा बहता है। इसलिए अगर हम तकनीकी विकास करके स्पीड को बढ़ा लेते हैं तो हम फ्यूचर में बहुत ही तेज गति से समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन शायद प्रकृति हमें भूतकाल में समय यात्रा करने की अनुमति नहीं देती, लेकिन सिद्धांतिक रूप से वो वर्म होल से संभव हो सकता है। पर फिर भी इसमें पैराडॉक्स अपनी भूमिका निभाएंगे, इसलिए शायद हम भूतकाल में कभी समय यात्रा ना कर पाए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ब्रह्मांड के कई और सारे भी अनसुलझे सवाल हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप हो सके उतने मुझे कमेंट्स करें। अगर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, हो सके उतने शेयर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। फिर मिलेंगे। टेक केयर।